वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर 3 जिसका नाम है प्लांट किंगडम। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया था। जो आर.एच. व्हिटेकर ने टोटल 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए थे, तो उसमें से हमने सिर्फ मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगी के बारे में डिस्कस किया। उसमें बुक में लिखा था कि उसके कुछ मतलब जो प्लांटे और एनिमेलिया उसका एक सेपरेट चैप्टर दिया, उनके में उसमें हम स्टडी करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम बस प्लांट किंगडम के बारे में ही स्टडी करेंगे और इसके बाद जब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 जिसका नाम है एनिमल किंगडम, उसमें हम एनिमल किंगडम के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि आर.एच. व्हिटेकर ने अपना क्लासिफिकेशन 1969 में दिया था। ऐसे उन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी सबके बारे में बताया था, बट हम किंगडम प्लांटे के बारे में डिटेल में इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे, इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। जैसे किंगडम प्लांटिंग के अंदर क्या क्या आता है, एल्गी आता है, ब्रायोफाइट्स आता है, टेरिडोफाइट्स आता है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सारे किसके अंदर आते हैं, प्लांटे के अंदर। अब प्लांट से रिलेटेड जो क्लासिफिकेशन दिया गया था इसमें भी बहुत सारे मतलब और भी अदर साइंटिस्ट आए थे, अदर क्लासिफिकेशन दिए थे। उन्होंने अपनी कुछ थ्योरी दी थी जिससे उन्होंने प्लांट्स के बारे में एक्सप्लेन किया था। जैसे अगर हम बात करें आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन की, तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किसने दिया था, लीनियस ने दिया था। लीनियस ने कहा था कि जैसे प्लांट्स होते हैं तो उनका अलग अलग हैबिटेट होता है, अलग अलग कलर होता है, अलग अलग नंबर्स पाए जाते हैं, तो लीव के शेप और साइज भी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर के बेस्ड पे भी उन्होंने क्या किया था, लीनियस ने अपना मतलब क्लासीफाई किया था स्पीसीज़ को। जैसे अगर हम बात करें एंड्रोसियम की बात करें तो उसके बेस्ड पे उन्होंने स्पीसीज़ को क्लासीफाई किया था। और तो ये पूछा जाता पेपर में, नीट के पेपर में या फिर किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव पेपर में पूछा जा सकता है कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जो था वो क्लासिफिकेशन मेनली डिपेंड किस पे था। तो देखो यहाँ पे एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी गई है, आर्टिफिशियल सिस्टम गिव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर। मतलब आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जो है वो इक्वल अमाउंट, मतलब इसमें हम किसकी बात करते हैं, इसमें हम वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर की बात करते हैं। ये जो है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के अंदर आता है। उसके बाद नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था वो जितनी भी नेचर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, नेचर एफिनिटीज़ होती हैं, जो नेचर से सारी चीज़ें, क्योंकि हम जितनी भी चीज़ होती है वो सब नेचर से ऑपरेट करते हैं, तो जो कुछ भी नेचर से बिलोंग करता है वो सब किसके अंदर आता है, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर। अब जो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स पे नहीं बेस्ड था, इंटरनल फीचर पे भी बेस्ड होता है। मतलब जैसे हम कभी भी अगर किसी भी स्पीसीज़ का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, किसी भी स्पीसीज़ को क्लासीफाई कर रहे हैं, तो सिर्फ हम उसके एक्सटर्नल क्लासिफिकेशन पे ही नहीं उसको क्लासीफाई करते हैं, उसके इंटरनल एक्सटर्नल सारे फीचर्स को देख के तब हम क्लासिफिकेशन शुरू करते हैं। तो जैसे इंटरनल फीचर्स में क्या क्या आ जाएगा, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, ये सारे इंटरनल फीचर्स होते हैं जिसके बेस्ड पे भी क्लासिफिकेशन किया गया था। और क्लासिफिकेशन फॉर फ्लावरिंग प्लांट के लिए, मतलब फ्लावर्स के लिए क्लासिफिकेशन जो दिया था उसका नाम था जॉर्ज बेंथमेन एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। ये दो ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है क्लासिफिकेशन दिया था फॉर द फ्लावरिंग प्लांट के ऊपर। अब अगर यहाँ पे कुछ और भी अदर टैक्सोनॉमी की बात की गई है, जैसे सबसे पहले दिया गया यहाँ पे फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन क्या होता है। फाइलो का मतलब, इसके पहले भी हमने स्टडी किया है कि फाइलो का मतलब जो होता है उसका मतलब होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। जैसे ऐसी कोई भी स्पीसीज इस अर्थ पे नहीं होगी या फिर इस इन्वायरमेंट में नहीं होगी जिनका कोई एंसेस्टर नहीं होगा, क्योंकि जब एंसेस्टर होते हैं उसी से नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम जो होता है वो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बेस्ड होता है। और यहाँ पे दिए न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल का मतलब होता है नंबर या फिर कोड। जैसे कि अगर एक ही नाम के बहुत सारे लोग होते हैं क्लास में तो क्या करते हैं, टीचर कंफ्यूज ना हो तो इससे क्या करते हैं, जैसे हम मान लेते हैं कि एक ही क्लास में जो है 35 बच्चे हैं एक क्लास में, और उस क्लास में 5 बच्चे, मतलब 5 बच्चों का नाम जो है क्या है, अमन है। तो वहाँ पे टीचर खुद कंफ्यूज ना हो तो जो पहले आए उसको बोल देंगे अमन 1, जो दूसरे नंबर पे आए उसे बोल सकते हैं अमन 2 या 3। मतलब टीचर ऐसे कंफ्यूज ना हो, क्लास में प्रेजेंट होगा तो वो देख के कंफ्यूजन नहीं होगी, तो वो तो शक्ल से पहचान सकता है। बट अगर हमें कहीं और जो है
उसकी आइडेंटिफिकेशन करानी है तो हम इसके बेस्ड पे करा सकते। तो ऐसे ही कुछ ऐसी स्पीसीज और भी थी जिनका जो है क्या किया गया था, मतलब उनके एक ही नाम के बहुत सारी स्पीसीज थी, तो उसी उनको अलग अलग कोड से या फिर अलग अलग नंबर से आइडेंटिफाई कर दिया गया था। ऐसे कुछ साइंटिस्ट ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से बात करते हैं, मैक्सिमम साइंटिस्ट, तो कुछ सब्सटेंस का कोड रखा गया है तो वो कोड से उनसे बात करते तो वो ईजिली आइडेंटिफाई कर लेते, ईजिली समझ जाते कि हाँ इस कोड से क्या बताया जा रहा है। तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी का यही मतलब होता है कि जब स्पीसीज को ऑब्जर्व किया गया था, देखा गया था, तो देखा गया था एक ही नाम की बहुत सारी स्पीसीज थी, तो क्या किया गया था, उनको अलग अलग कोड अलग अलग नंबर से आइडेंटिफाई कर दिया गया था। उसके बाद साइटोटैक्सोनॉमी है। साइटोटैक्सोनॉमी जो है तो साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन पे बेस्ड होता है, जैसे क्रोमोसोम नंबर, कितनी मतलब कौन कौन सी स्पीसीज में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है, या फिर उनका स्ट्रक्चर कैसा है, या फिर उनका बिहेवियर कैसा है। और केमोटैक्सोनॉमी की हम बात करें तो केमिकल, क्योंकि जितने भी प्लांट्स होते हैं या फिर कोई भी अदर स्पीसीज है वो क्या है, बहुत सारे केमिकल से मिलकर उसकी बॉडी प्रिपेयर हुई है। जैसे हमारी बॉडी की बात करें तो हम लोग की बॉडी भी जो है केमिकल से मिलकर बनी हुई है, तो ऐसे प्लांट्स होते हैं उनकी बॉडी भी केमिकल से बनी हुई है, उनके अंदर केमिकल मतलब कुछ रिएक्शंस होती हैं जिनसे उनका फूड प्रिपेयर होता है। उसके बाद अब हम बात करते हैं एल्गी के बारे में। एल्गी कैसे होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं, मतलब अब जब ग्रीन है तो क्लोरोफिल तो प्रेजेंट ही होगा। उनकी बॉडी कैसी होती है, सिंपल होती है, थायलॉइड होती है, और क्या होती है, ऑटोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं, फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, या फिर वो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं या फिर वो मैराइन वाटर में पाए जाएंगे। अलग अलग हैबिटेट में सर्वाइव करते हैं, जैसे कि या फिर मॉइस्ट स्टोन पे पाए जाएंगे, या फिर सॉइल में पाए जाएंगे, या फिर ओट्स में पाए जाते हैं। और एल्गी का क्या होता है, अपना दूसरे स्पीसीज के साथ क्या होता है, एसोसिएशन भी होता है। जैसे फंगी का एसोसिएशन, जैसे लाइकेन्स का एसोसिएशन होता है, एनिमल जैसे स्लोथ बियर का एसोसिएशन होता है। और फंगी जो होते हैं वो अलग अलग उनका नेचर होता है, मतलब अलग अलग वेरिएबल कंडीशन में पाए जाते हैं। जैसे कुछ ऐसे होते हैं एल्गी जो कॉलोनियल फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे वॉलवॉक्स हो गया। कुछ होते हैं जो फिलामेंटस फॉर्म में पाए जाते हैं, लाइक यूलेथ्रिक्स एंड स्पायरोगेरा। तो कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरे स्पीसीज के साथ क्या करते हैं, उनकी बॉडी पे मतलब डिपेंडेंट होते हैं, टोटली डिपेंडेंट होते हैं, उनके सहारे से बोल सकते हैं वैसे ग्रो करते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसी एल्गी हैं जो कॉलोनियल होती हैं, दैट इज वॉलवॉक्स। कुछ होती हैं फिलामेंटस जैसे यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगेरा। और एल्गी के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, वेजिटेटिव भी होता है, एसेक्सुअल भी होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होगा वो फ्रेगमेंटेशन का फॉर्मेशन होगा, मतलब कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं जो फ्रैगमेंट्स का फॉर्मेशन करती हैं, वो फ्रैगमेंट्स आगे जाके ग्रो करते हैं और थैलस लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाई, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अलग अलग प्रकार के स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो वो जो कॉमन स्पोर्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, जू स्पोर्स बोलते हैं। और ये कैसे होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं, आगे जाके जर्मिनेट करते हैं और एक नई बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, दो गैमेट्स का आपस में फ्यूजन होता है। ये गैमेट्स कैसे होते हैं, गैमेट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड होंगे, मतलब सिमिलर साइज के होंगे, जैसे यूलेथ्रिक्स हो गया। और नॉन, देखो यहाँ पे जो होते हैं, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एल्गी के अंदर वो 3 टाइप्स का होता है। क्या क्या होता है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ऊगैमस। आइसो कहीं टर्म आए तो इसका मतलब होता है सेम, गैमस का मतलब गैमेट्स, मतलब ऐसी एल्गी जिनके जो है कैसे गैमेट्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, मतलब आइसो का मतलब सेम, गैमस का मतलब गैमेट्स। तो जैसे यहाँ पे लिखा, गैमेट्स कैन बी सिमिलर इन साइज, सेम साइज के होंगे, नॉन फ्लैजिलेटेड होंगे, और सिमिलर साइज के जैसे स्पायरोगेरा, यूलेथ्रिक्स, इन सब के अंदर क्या होता है, आइसोगैमस होता है, मतलब इनके गैमेट्स कैसे होते हैं, सेम होते हैं। और अगर फ्यूजन होगा दो ऐसे गैमेट्स के बीच में जिनकी साइज अलग अलग है, जिन्हें हम एन आइसोगैमस बोलते हैं, जैसे यूलोड्रोनिया। और उसके बाद कुछ ऐसी होती हैं जिनके अंदर फ्यूजन होता है कुछ ऐसी स्पीसीज के बीच में, जो कि एक तो लार्ज होगा, नॉन मोटाइल होगा जैसे फीमेल, और स्मॉल होगा, मोटाइल होगा जैसे मेल, तो उसे हम क्या बोलेंगे, oogamous। तो पेपर में क्वेश्चन कैसे पुट अप किए जाएंगे, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि तुम्हें एनाइसोगैमस, oogamous और जो है इनकी आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, oogamous की डेफिनेशन याद कर लो और जो है इसके कुछ एग्जाम्पल याद कर लो, बस यही सब पूछा जाता है। तो आइसोगैमस का मतलब फ्यूजन बिटवीन अ सेम गैमेट्स, मतलब जब सेम गैमेट्स के बीच में फ्यूजन होगा उसे आइसोगैमस। एनाइसोगैमस
डिफरेंट गैमेट्स के बीच में फ्यूजन एनाइसोगैमस। ऊगैमस में क्या होगा, फ्यूजन होता है, वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट एंड स्मॉल मोटाइल इज अ मेल गैमेट, उसे कहते हैं ऊगैमस। एग्जाम्पल हो गया वॉलवॉक्स एंड फ्यूकस। अब एल्गी जो होते हैं उनका कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स, मतलब बेनिफिट भी होता है, इकोलॉजिकल बेनिफिट होता है जिनका यूज़ किया जाता है। जैसे एल्गी जो होते हैं वो अलग अलग वैरायटी ऑफ कंडीशन में पाए जाते हैं। जैसे इसमें दिया गया है एट लास्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ। कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब आधा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन जो होता है वो किसकी हेल्प से होता है, एल्गी की हेल्प से होता है। किस समय, फोटोसिंथेसिस के समय। और ये क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं ऑक्सीजन के नंबर्स को। और जो होते हैं कुछ एल्गी तो ऐसे होते हैं जो एनर्जी रिसोर्स होते हैं, मतलब उनसे एनर्जी मिलती है, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और कुछ तो एल्गी ऐसी होती हैं जिनके ऊपर फूड साइकिल्स भी डिपेंडेंट होती हैं। जैसे हो गया पोरीफेरा, लैमेर्निया, सार्गेसम। और भी 70% मतलब स्पीसीज होती हैं मैराइन एल्गी की जिनका यूज़ किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ फूड। उसमें से 3 दिया गया, पोरीफेरा, लैमेर्निया और सार्गेसम का नाम दिया गया है। उसके बाद कुछ ऐसी मैराइन ब्राउन और रेड एल्गी होती हैं जिनका यूज़ मतलब क्या होती हैं, हाइड्रोकोलाइड्स होते हैं, मतलब उनके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती। एग्जाम्पल हो गया एल्जिन जिसे ब्राउन एल्गी बोलते हैं, और कैरागिन जिसे रेड एल्गी बोला जाता है। एल्जिन क्या होता है, ब्राउन एल्गी, कैरागिन रेड एल्गी। ये जो है 2021 के पेपर में पूछा गया था। मतलब एल्जिन क्या होता है, ब्राउन एल्गी होता है, या फिर रेड एल्गी। कैरागिन क्या होता है, किस टाइप की एल्गी होती। तो एल्जिन जो है ब्राउन एल्गी है, कैरागिन रेड एल्गी है। अगर को किससे ऑब्टेन किया जाता है, जिलेडियम और ग्लेसिरिया से ऑब्टेन करते हैं। इसका यूज़ किया जाता है क्या बनाने के लिए, आइसक्रीम और जेली बनाने के लिए। कोरला एक प्रकार का यूनिसेलर एल्गी है जो कि प्रोटीन से रिच होता है पूरी तरीके से, जिसका यूज़ किया जाता है फॉर द पर्पज़ ऑफ फूड सप्लीमेंट, या फिर हम कहीं ट्रैवलिंग पर्पज़ के लिए जाते हैं तो इसका हम यूज़ करते हैं। और एल्गी की 3 क्लासिफिकेशन होती हैं, कौन कौन सी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। तो मतलब एल्गी का क्या होता है, इम्पोर्टेंस भी होता है। एल्गी का यूज़ किया, जैसे यहाँ पे लिखा पोरीफेरा, लैमेर्निया, सार्गेसम, और भी 70 स्पीसीज होती है मैराइन एल्गी की जिनका यूज़ किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ फूड। और हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन किसकी हेल्प से होता है, एल्गी की हेल्प से होता है। जेलेडियम और ग्लेसिरिया को भी ऑब्टेन किया जाता है, मतलब अगार से, और इसका यूज़ किया जाता है आइसक्रीम और क्या बनाने के लिए, जेली बनाने के लिए। कोरला एक प्रकार की ऐसी यूनिसेलर एल्गी है जिसका यूज़ किया जाता है फूड सप्लीमेंट, इवन बाय दैट स्पेस ट्रैवलर यूज़ करते हैं इसका। तो ये सब इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, किसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होता है, एल्गी का इम्पोर्टेंस। तो इस लेक्चर में हमने एल्गी के बारे में और चैप्टर के कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया, कुछ क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया। आने वाले लेक्चर में इसके जो क्लासेस हैं एल्गी के उनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आज के लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।